बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद अस्लम। सबसे पहले 14 अगस्त की मुबारकबाद कि हम 14 अगस्त को आज़ाद, हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए या नहीं हुए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कभी हमारे लोगों ने सोचा नहीं। आज इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें जो कुछ पढ़ाया जाता रहा है कि पाकिस्तान 27 रमज़ान 14 अगस्त 1947 बरोज जुमा आज़ाद हुआ, जो एक झूठ है, सफेद झूठ, गलत फहमी नहीं, सफेद झूठ। ये हमारे मुल्क की रिवायत है कि हम झूठ बनाते वक्त, झूठ बोलते वक्त बहुत सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। हम समझते हैं कि हमने जो झूठ बोल दिया, दुनिया उस पर आंखें बंद करके यकीन करती, जैसे हमारे 8 फरवरी के इलेक्शन। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने इसका जवाब दिया और कम से कम आज तक ये नताइज कबूल नहीं। तो मैं बात कर रहा था 14 अगस्त की। अब अगर आप 1947 का कैलेंडर निकालें और उसमें 14 अगस्त की तारीख पर उंगली रखें तो उसमें जो दिन नजर आएगा वो जुमा नहीं बल्कि जुमेरात। अगर आप, ये मेरी दावत है मेरे तमाम लिसनर्स को, मेरे व्यूअर्स को, कि खुद जाकर 1947 का अगस्त का कैलेंडर खोलें और 14 अगस्त की तारीख को। अगर हम इस दावे को मान लेते हैं कि पाकिस्तान बरोज जुमा 27 रमज़ान को आज़ाद हुआ, इसमें एक चीज़ और भी है कि 14 अगस्त को जो रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा था वो 26वां रोज़ा, 27वां नहीं। मतलब 27 रमज़ानुल मुबारक जुमे का दिन था और ये 15 अगस्त। और हमने कम अज कम अपनी पहले यौम आज़ादी जो मनाया था वो 15 अगस्त 1948 को मनाया, जिसके बाद लोगों को क्या सूझी, मैं तो उसके लिए कोई अहमक ही लोग होंगे, हालांकि बड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन वो जो हुक्म हाकिम मर्ग मफाजात, यानी हुक्म हाकिम का कोई हुक्म आया होगा और उन्होंने उसे तब्दील कर दिया बिना सोचे समझे कि पाकिस्तान को अगर हम एक दिन पहले पैदा कर दें तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ तारीख तब्दील की, वो भी अंग्रेजी, ना दिन तब्दील किया ना ही इस्लामी तारीख। अब हम इस झूठ के साथ जिंदा हैं कि हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, जो यकीनन इस कौम के लिए मुज़ाहिर झूठ है और हम झूठ की बुनियाद पे तमाम काम करें। मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगेगी, इस वजह से मैंने ये आपसे गुजारिश की है कि अगर आपको यकीन ना आए तो आप कैलेंडर में चले जाइए, ईस्वी कैलेंडर में, और जाकर 14 अगस्त 1947 की तारीख डालें और उसमें आपको दिन का पता चल जाएगा। अब इसमें कौन लोग शामिल थे इसे तब्दील करने में और ऑफिशियली कब तब्दील हुआ, बल्कि एक चीज और भी है कि जो हमारा पहला डाक टिकट शाया हुआ था 1948 में, उस पर भी जो तारीख लिखी हुई है यौम आज़ादी की, वो 15 अगस्त 1947 है। मतलब अब हमें ये फैसला करना कि हम पूरी जिंदगी
14 अगस्त झूठ के साथ आजाद है। और जब झूठ के साथ कोई काम आप करते हैं तो फिर उसका अंजाम यही होता है जो हमारे साथ हो रहा है। आज जो दूसरी बात मैं करने जा रहा हूं, ये भी हमारे लोगों को समझ नहीं आएगी। कायदे आजम बानी पाकिस्तान थे। कायदे आजम कौन थे, उनका मजहब क्या था, उनका अकीदा क्या था? उन्हें तो बज़ाहिर डिक्लेयर नहीं किया गया, गद्दार डिक्लेयर नहीं किया गया जबरन, लेकिन अमली तौर पर यह साबित किया गया कि कायदे आजम पाकिस्तान के लिए खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क है। इसीलिए जब कायदे आजम ज़ियारत में इंतकाल कर गए, पता नहीं ज़ियारत में इंतकाल किया या कराची में किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ज़ियारत में ही इंतकाल कर गए थे। और जब वो लाए गए, उनकी डेड बॉडी जब वो लाए गए और जिस एम्बुलेंस को भेजा गया उसमें पेट्रोल खत्म हो गया जो डेड बॉडी ला रही थी, और वुडरिक रोड जो थी, जो आज जिसे हम आजकल शाहराए फैसल कहते हैं, वहाँ वो चंद घंटों तक इस इंतज़ार में खड़ी रही कि कोई गाड़ी आए और उस गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाए एम्बुलेंस में और कायदे आजम की डेड बॉडी ली जाए। फिर जब कायदे आजम का इंतकाल हो जाता है तो कायदे आजम के 2 जनाजे पढ़ाए जाते हैं। एक शिया अकीदे और मसलक के मुताबिक जो गवर्नर जनरल हाउस में पढ़ाया गया, और क्योंकि दावा यही था और एतकाद भी यही था और सब लोग जानते भी थे कि कायदे आजम हसना अशरी हैं या खोजे हैं। बुनियादी तौर पर वो फैमिली खोजा फैमिली थी, बाद में कायदे आजम हसना अशरी शिया हो गए या वो खोजे थे, लेकिन बहरहाल उनकी नमाज जनाजा वहाँ पढ़ाई गई, जिसके बाद चूँकि अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद कायदे आजम का जनाजा पढ़ने के लिए तैयार थी और उसके लिए जनाजा लाया गया बाहर और सुन्नी अकायद के मुताबिक नमाज जनाजा अदा। इस पर हमारे बहुत से दोस्तों ने ये लिखा कि कायदे आजम का जनाजा इन सुन्नियों ने बाकायदा मैयत जो थी, डेड बॉडी जो थी, वो इन्होंने छीनी थी और छीन कर ज़बरदस्ती ले गए थे जनाजा सुन्नियों के अकीदे के मुताबिक पढ़ाने के लिए। हालांकि उनका जनाजा पढ़वा दिया गया। ये तारीख है और हम तो इतने बदनसीब और बदकिस्मत लोग हैं कि हम अपनी तारीख पर रिसर्च भी नहीं कर सकते। ये तो उनके इंतकाल की कहानी है। जो सबसे अहम बात जिसकी वजह से मैंने आज ये मौजूद छेड़ा वो ये था कि कायदे आजम का इंतकाल ज़ियारत में हुआ या कराची में हुआ, आज तक हमें पता नहीं चल सका, लेकिन एक बड़ा दावा है कि वो कराची में इंतकाल हुआ। लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि कायदे आजम पैदा कहाँ हुए। हमें ये बताया गया, मुझे कम से कम जो मेरी नस्ल के लोग हैं उन्हें किताबों में पढ़ाया गया कि कायदे आजम कराची में वजीर मेंशन के इलाके में पैदा हुए, और वो घर जो कायदे आजम के वालिद का था या कायदे आजम का एक आबाई घर था, उसे एक यादगार भी बनाया गया है। लेकिन हमसे चंद बरस कबल जो दरसी कुतुब थी उसमें कायदे आजम का की जाए पैदाइश कराची नहीं है। कायदे आजम के वालिद जो थे वो कराची के साथ ज़िला ठट्ठा में क़याम पजीर थे, और वो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक कस्बा है जिसे झिरक कहते हैं। कायदे आजम झिरक में पैदा हुए। चूँकि हमारे मुल्क में कायदे आजम पर रिसर्च करने की इजाज़त नहीं, पीएचडी हम लोग कर नहीं सकते, और वही बात हम कर सकते हैं जो हमें बताई जाती है या सिलेबस में डाल दी जाती है, और हम जो है उसको पढ़ने पर और यकीन करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैंने जैसे गुजारिश की कि कायदे आजम मुसलमान थे, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान थे या खोजे थे, इसका तायुन हम आज तक नहीं कर सके। कोई शख्स नहीं कर सका कि कायदे आजम, या करना नहीं चाहते, बहुत से लोगों को पता होगा, और इस सवाल का जवाब
ہمیں ملنا چاہیے، بہت سے دوستوں سے ملنا چاہیے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ ریسرچ بہت سے لوگوں نے کی اور یہ چل بھی رہی ہے، کیونکہ آج کا دن تھا میرا بہت اہم، جس میں ہم نے یہ بات کرنی تھی کہ قائد اعظم جنہوں نے یہ فرمایا جب وہ بیمار تھے پاکستان بننے کے بعد کہ میں کیا کر سکتا ہوں اسی بات پہ کہ میری جیب میں تمام کھوٹے سکے موجود ہیں، یعنی وہ کھوٹے سکے، اس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے، حکومت کے لوگ بھی ہوں گے، اور وہ کھوٹے سکے ایسے بھی تھے کہ جب قائد اعظم نے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے جب بھارتی فوج داخل ہوئی اور اس کی جواب میں قائد اعظم نے اپنی فوج پاکستان آرمی بھیجنے کی کا حکم دیا تو پاکستان فوج نے ماننے سے انکار کیا۔ یہ پہلا انکار تھا پاکستان کی فوج کی جانب سے پاکستان کے حکمرانوں کو، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بس جو قبائلی پٹھان لوگ پختون پہنچ گئے جہاں تک وہ قبضہ کر سکے انہوں نے قبضہ کیا، وہ آزاد کشمیر بن گیا اور باقی پر مقبوضہ کشمیر۔ لیکن اگر پاکستانی فوج وہاں پہنچ جاتی تو یقیناً یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ یہاں ایک چیز اور بھی میں ضمناً بات کرتا جاؤں کہ قائد اعظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناح جو اس پوری تحریک میں پاکستان کی تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے سانہ بشانہ تھیں، جن پر بہت سے الزامات بھی لگائے گئے، غیر اخلاقی الزامات بھی قائد اعظم کی بہن پر لگائے گئے، یقیناً وہ قائد اعظم پر بھی تھے۔ انہیں جس طرح قتل کیا گیا، انہیں جس طرح غدار قرار دیا گیا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا المیہ ہے۔ ہم المیہ میں ہی رہے، ہم قائد اعظم کی موت کو المیہ سمجھیں، محترمہ فاطمہ جناح کی موت کو المیہ سمجھیں، ہم پاکستان کے 2 لخت ہونے کو المیہ سمجھیں، ہم پاکستان میں مارشل لاؤں کو المیہ سمجھیں، ہم پاکستان میں 16 دسمبر کو بچوں کے قتل عام کو المیہ سمجھیں، یا ہم سو کالڈ 9 مئی کو المیہ سمجھیں، لیکن ہمیں وہ المیہ سمجھنا ہوگا جو حقیقی معنوں میں المیہ ہے، جو اب پاکستان کے مستقبل کی حفاظت کر سکتا ہے اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر لے جا سکتا ہے۔ ہم اپنی اناؤں میں موجود ہیں اور اناؤں کے خول میں جب تک باہر نہیں نکلیں گے، نہ ہمارے سیاستدان باہر نکلیں گے، نہ ہماری بیوروکریسی نکلے گی، نہ ہماری فوج نکلے گی، جب تک ہم تمام لوگ اپنی اناؤں کے خول سے نکل کر اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار نہیں کریں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا ملک اس وقت $650 ارب کے زر مبادلہ کے ساتھ زندہ ہے، اور ہم $4 ارب بھیک کے مانگ کر گزارا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ لیں روٹی کپڑے کے محتاج ہیں، اور ہم صرف مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں، ہر وقت مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور عوام کو ذلیل کرنے کے لیے ہماری اشرافیہ موجود ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔